हरगण में सौर मास को चांद्रमास बनाने के लिए अधिमास का अनुपात किया है। गत सौर वर्ष को 12 से गुना कर गत सौर मास बनाया। गत सौर मास बनने के बाद मेषांत से लेकर और इष्ट अमांत तक, अभिष्ट अमांत तक जितने चांद्रमास हुए उन्हें सौर तुल्य मानकर गत सौर मास में जोड़ दिया। एक्चुअली वह चांद्रमास है, लेकिन चांद्रमास को सौर मास के तुल्य मानकर सौर मास में जोड़ा और फिर अधिमास के आनयन के लिए अनुपात किया। और अधिमास जब लाया तो कहा कि सौर मास में इस अधिमास को जोड़ने से, सौर मास की संख्या में इस अधिमास की संख्या को जोड़ने से चांद्रमास की संख्या आएगी। वहाँ अधिमास को जोड़ा, अधिमास की संख्या को जोड़ा, लेकिन अधिमास के साथ जो अधिशेष है उसे नहीं जोड़ा। और वही स्थिति जब चांद्र दिन बन जाता है, चांद्रमास बनता है, फिर चांद्रमास को 30 से गुणा कर चांद्र तिथियाँ बनती हैं। उस चांद्र तिथि में अभिष्ट अमांत के बाद जितनी चांद्र तिथियाँ हुई रहती हैं उन चांद्र तिथियों को जोड़ते हैं। तो अभी क्या है कि चांद्र तिथियाँ जब जोड़ दी तो कल्प के आरंभ से और इष्ट दिन तक जितनी तिथियाँ हुई हैं उसका ज्ञान हो गया, चांद्र तिथियों का। अब चांद्र तिथि के बाद उसे सावन तिथि बनाना है। तो चांद्र तिथि से सावन तिथि बनाने के लिए चांद्र तिथि और सावन तिथि, चांद्र दिन और सावन दिन, इन दोनों का अंतर क्या है? चांद्र और सावन का अंतर तिथ्यंत सूर्योदयोस्तु मध्ये सदैव तिष्ठत्यवमावशेषम। तिथ्यंत और सूर्योदय के मध्य में अवम शेष रहता है, क्षय शेष रहता है। जैसे सूर्योदय 6 बजे है और 4 बजे सुबह तक कोई तिथि है, तो उस 4 बजे तिथ्यंत 4 बजे है और सूर्योदय 6 बजे है। तो इस तिथ्यंत और सूर्योदय के मध्य का जो काल है वही क्षय शेष है। और वह क्षय शेष बढ़ते बढ़ते एक दिन के बराबर जब हो जाता है लगभग, तो वह 6 दिन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पंचांग में देखते हैं कि आज द्वितीया तिथि है। सूर्योदय द्वितीया तिथि में हुई, सूर्योदय के बाद 1 घंटे आधे घंटे के अंदर ही द्वितीया तिथि का अंत हो गया, क्योंकि कल से ही द्वितीया तिथि आ रही थी। और द्वितीया तिथि अंत होने के बाद तृतीया का आरंभ हो गया। और कल जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के पूर्व ही तृतीया तिथि का अंत हो जाता है, तृतीया तिथि पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तृतीया तिथि में न तो आज सूर्योदय हुआ न ही कल सूर्योदय हुआ। तो तिथि में सूर्योदय नहीं होने के कारण पंचांग में आज प्रातःकाल सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है, इसलिए द्वितीया लिखी। और कल सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि हो गई है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व ही तृतीया का अंत हो गया है।
तो इसलिए चतुर्थी तिथि लिखी गई। तो आज द्वितीया तिथि लिखी गई और कल चतुर्थी तिथि लिखी गई। तृतीया का क्षय हो गया, यही 6 दिन है। कि 6 दिन का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि उसका मान ही नहीं होगा, तिथि का मान तो होगा, लेकिन उस तिथि में उदय नहीं होने के कारण उस तिथि की संज्ञा नहीं हुई और पंचांग में आज द्वितीया और कल चतुर्थी लिखी गई और तृतीया का क्षय दिखा कि तृतीया का अस्तित्व नहीं दिख रहा है। क्यों? तो जो अपना सिद्धांत है धर्मशास्त्रीय कि यांग तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु, कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है, यांग तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु, यह जो बात है इसको ठीक से समझ लेना है। इसी कारण से आज सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है और कल सूर्योदय से पूर्व ही चतुर्थी का आरंभ हो गया। सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि थी, द्वितीया तिथि के बाद थोड़े ही देर में तृतीया का आरंभ हो गया और वह तृतीया दिन भर रही, रात में भी थी। और सूर्योदय के आधे घंटे या 1 घंटे पहले, 10 मिनट पहले सूर्योदय से अव्यवहित पूर्व में वह तिथि पूरी हो गई और अगली तिथि का आरंभ हो गया, अर्थात तृतीया पूरी हो गई और चतुर्थी का आरंभ हो गया। तो सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि रही, इसलिए अगले दिन पंचांग में चतुर्थी तिथि लिखी गई। तो एक दिन पंचांग में द्वितीया तिथि लिखी गई और दूसरे दिन चतुर्थी लिखी गई। तो बीच में तृतीया का क्षय हुआ और उस क्षय का कारण यह हुआ कि उस तिथि में सूर्योदय नहीं हुआ और सूर्योदय नहीं होने से उसकी संज्ञा नहीं हुई। इसीलिए यांग तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु, यह बात जो कही गई है इसके आधार पर इसको देखा। सूर्योदय व्यापनी तिथि को ही तिथि माना है। तो इस दृष्टि से विचार करके यह तो 6 तिथि है। तो अब इसको देखना यह है कि वह 6 दिन जब हो गया तो अब देखें कि फिर 6 दिन जो ही पूरा हुआ, एक 6 दिन हो गया तो 6 दिन जो ही पूरा हुआ तो क्या है स्थिति? सूर्योदय के पहले तिथि पूरी हो गई, तृतीया सूर्योदय से पहले पूरी हो गई और सूर्योदय 6 बजे हुआ। तो इस तिथ्यंत और सूर्योदय के मध्य में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे का जो भी काल है वह क्षयशेष काल है, उसी को क्षयशेष कहते हैं। और वह क्षयशेष धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगभग 1 दिन के बराबर उसका मान हो जाता है और फिर एक क्षय तिथि हो जाती है, 6 दिन हो जाता है, क्योंकि एक दिन सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है सूर्योदय के बाद वह पूरी हो जाती है, दूसरी तिथि का आरंभ हो जाता है और अगले दिन सूर्योदय होने के पहले ही उस दूसरी तिथि का भी अंत हो जाता है, अर्थात उस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है। तो इस तरह से वह जो क्षयशेष है वो बढ़ते 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 6 दिन का रूप ले लेता है। तो क्या है कि सूर्योदय और सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की जो तिथि है वह सावन तिथि है, सावन दिन है। सूर्योदय द्वयांतरवर्ती कालः सावनः इनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम। तो वह जो सावन दिन है उस सावन दिन की पूर्ति होती है सूर्योदय के समय और सूर्योदय से पूर्व तिथ्यंत हो गया। तो इस तिथ्यंत और सूर्योदय के मध्य जो क्षयशेष होता है, इसीलिए शास्त्रकारों ने तिथ्यंत सूर्योदयोस्तु मध्ये सदैव तिष्ठत्यवम आवशेषम ऐसा कहा, ये क्षयशेष है। तो अब जैसे सौर मास को चांद्रमास बनाने के लिए अधिमास का साधन किया कि कल्प सौर मास में कल्पाधिमास, तो इष्ट सौर मास में क्या, तो इष्टाधिमास प्लस अधिशेष भी आया वहाँ।
लेकिन सौर मास में अधिमास की संख्या तो जोड़ी सौर मास की संख्या में, अधिशेष नहीं जोड़ा। वही स्थिति यहाँ है कि जब चांद्र तिथियाँ आ गई तो चांद्र तिथि को सावन दिन, चांद्र दिन को सावन दिन में परिवर्तन करने के लिए, चांद्र दिन और सावन दिन दोनों अलग अलग हैं, तो चांद्र दिन को सावन दिन में परिवर्तन करने के लिए चांद्र और सावन का जो अंतर होता है वह क्या है अंतर? चांद्र और सावन का अंतर अभी आपने देखा कि तिथ्यंत और सूर्योदय का अंतर चांद्र और सावन का अंतर है। तो तिथ्यंत सूर्योदय के बीच में जो क्षय शेष है वह क्षय शेष बढ़ते बढ़ते जो 6 दिन हुए हैं वह अब इस तरह से अनुपात करेंगे कि कल्प चांद्र दिन में कल्पक 6 दिन, तो इष्ट चांद्र दिन में क्या? तो इष्ट 6 दिन होगा और धन क्षय शेष भी होगा। तो यहाँ जहाँ देखा था हम लोगों ने इससे पहले कि सौर मास की संख्या में अधिमास की संख्या जोड़ी और अधिशेष छोड़ दिया, और यहाँ भी देख रहे हैं कि चांद्र दिन की संख्या में 6 दिन की संख्या को जोड़ना है या घटाना है, यह यहाँ विचार करने की बात है। चांद्र दिन की संख्या अधिक है और सावन दिन की संख्या कम है। सावन दिन बड़ा होता है, चांद्र दिन छोटा होता है। तो जो चांद्र दिन छोटा होता है, सावन दिन बड़ा होता है, तो एक कल्प में चांद्र दिन की संख्या अधिक होगी और सावन दिन की संख्या कम होगी। तो चांद्र दिन की संख्या में सावन दिन की संख्या जब घटाएंगे, चांद्र दिन की संख्या में 6 दिन की संख्या जब घटाएंगे तो सावन दिन का मान आएगा, सावन दिन की संख्या आएगी। इसको समझना है, फिर से एक बार समझ लें। अनुपात किया कि कल्प चांद्र दिन में यदि कल्पक 6 दिन होते हैं तो इष्ट चांद्र दिन में क्या? तो इष्ट 6 दिन होगा प्लस 6 शेष होगा। तो वह जो 6 दिन आया है वह 6 दिन चांद्र दिन की जो संख्या आई है अभी तक जो अहरगण निकाला है उस अहरगण में, इष्टाहरगण में चांद्राहरगण हुआ है। चांद्र दिन कितने हैं कल्प के आरंभ से लेकर और आज तक कितने चांद्र दिन बीते इसका ज्ञान हुआ है। तो अब चाहते यह हैं कि कल्प से लेकर आज तक कितने सावन दिन बीते इसका ज्ञान करना है। तो कल्पारंभ से लेकर आज तक के जो चांद्र दिन हैं उस चांद्र दिन की संख्या में 6 दिन की संख्या को घटाते हैं। उसके बाद जो फल आता है वह सावन दिन की संख्या है। यहाँ भी 6 शेष छूट गया, तो वहाँ अधिशेष छूटा था और यहाँ 6 शेष छूटा है। ऐसा क्यों छोड़ दिया उसका कारण बताता हूँ। अधिशेष छोड़ने में क्या है? अधिशेष है क्या? अधिशेष है दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक सदैव तिष्ठित अधिमास शेषम। अधिशेष है दर्शाग्र से संक्रांति तक का काल, दर्शाग्र और संक्रांति तक का काल है। तो दर्शाग्र से संक्रांति तक का जो काल है अर्थात अमांत से, अमावास्या से संक्रांति पर्यंत का काल। तो संक्रांति में क्या होता है? सौर मास की पूर्ति होती है। अमांत में चांद्रमास की पूर्ति हो। तो चांद्रमास और सौर मास का जो अंतर है वही अधिशेष है, वही बढ़ते बढ़ते अधिमास हुआ है। तो चांद्रमास और सौर मास का जो अंतर है दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक सदैव तिष्ठत् अधिमास शेषम, इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्थिति यह हो रही है कि वहाँ जहाँ आपने सौर मास को चांद्रमास में परिवर्तन करने के लिए अधिमास का साधन किया और उस अधिमास की संख्या को सौर मास की संख्या में जोड़ा जो चांद्रमास की संख्या आई थी और अधिशेष को छोड़ा था। एक बात को वहाँ स्मरण करें कि कल्प के आरंभ से लेकर अभिष्ट वर्ष के मेषादि तक, मेष संक्रमण काल तक जितने कल्प सौर मास हुए थे, पहले सौर वर्ष हुए थे, उसे 12 से गुना किया तो सौर मास हुए। उन सौर मासों को यथावत रखा और उसमें मेषादि से लेकर और अभिष्ट दिन तक जितने चांद्रमास बीते हैं, जैसे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण 5 चांद्रमास बीते,
तो यह जो 5 चांद्रमास बीते, इन 5 चांद्रमासों को सौरमास के तुल्य मानकर सौरमास में जोड़ दिया, इष्ट सौरमास बनाया। तो है तो वह चांद्रमास, और उसको सौरमास मान करके जोड़ा सौरमास में। तो सौर और चांद्र का जो अंतर है, सौर चांद्र का अंतर क्या है? सौर चांद्र का अंतर तो अधिशेष है, वही अधिशेष बढ़कर अधिमास होगा। तो वह जो अधिशेष अंतर है, तो यहाँ तो हमने क्या किया है, सौर मास में ये जो 5 चांद्रमास को सौर मास मानकर जोड़ा, उसमें सौर चांद्र का जो अंतर है अधिशेष, उसको जोड़ लिया उसमें, तभी तो चांद्रमास को सौर मास माना। 5 चांद्रमास को 5 सौर मास मानकर जोड़ा, तो 5 चांद्रमास 5 सौर मास के बराबर तो नहीं होता है। 5 चांद्रमास 5 सौर मास से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? जितना अधिशेष होता है। तो इतना अधिशेष कम होने पर भी 5 मास जोड़ दिए वहाँ। तो जो 5 मास जोड़ दिए, 5 महीने वहाँ जोड़ दिए, अर्थात अधिशेष को वहाँ जोड़ लिया था। इसलिए जब हमने सौर मास और चांद्रमास का अंतर अनुपात किया कि कल्प सौर वर्ष में कल्पाधिमास, तो इष्ट सौर वर्ष में क्या? इष्टाधिमास। तो वह जो इष्टाधिमास आया है और प्लस अधिशेष आया है, वह अधिशेष चूँकि पहले ही जोड़ रखा है, 5 चांद्रमास को 5 सौर मास मान करके सौर मास में जोड़ा था, जबकि सौर और चांद्र का अंतर अधिशेष तुल्य कम होना चाहिए 5 महीने से वहाँ, तो 5 महीने से कम सौर मास होता। 5 चांद्रमास बराबर 5 सौर मास नहीं होते, 5 सौर मास से थोड़ा सा कम होता। कम होने पर भी 5 की संख्या जोड़ दी थी, अर्थात अधिशेष वहाँ हमने पहले ही जोड़ रखा था। इसलिए यहाँ अनुपात से आगत जो अधिशेष है, इसे छोड़ दिया यहाँ। और चांद्रमास चांद्र दिन में भी वही स्थिति है। चांद्र दिन में क्या किया है कि चांद्र दिन को सावन दिन बनाने के लिए फिर अनुपात किया। कल्प चांद्र दिन में कल्प 6 दिन, तो इष्ट चांद्र दिन में क्या? तो इष्ट चांद्र दिन में इष्ट 6 दिन धन 6 शेष। इस 6 शेष को भी यहाँ छोड़ा। क्यों छोड़ दिया 6 शेष को? तो हरगण निकालना है, सावना हरगण निकालना है। और सावन दिन की पूर्ति कब होगी? सूर्योदय के समय। और हरगण जो हमारा आ रहा है वह तो तिथ्यंत में आ रहा है, क्योंकि चांद्र तिथियां हैं उसको तो सावन तिथि बना रहे हैं, सावन दिन बना रहे हैं। जो चांद्र दिन को सावन दिन बनाया, 6 दिन का अनुपात चांद्र दिन के आधार पर किया, तो चांद्र दिन कहाँ तक था? जहाँ तिथ्यंत तक, सूर्योदय तक तो नहीं था। तो वहाँ तिथ्यंत और सूर्योदय के मध्य का जो 6 शेष है, वह 6 शेष उस 6 शेष का पहले ही ग्रहण हो चुका है, इसलिए यहाँ उसका त्याग कर दिया। इसलिए अनुपात से 6 दिन और 6 शेष दोनों आने पर ही, अनुपात से 6 दिन और 6 शेष दोनों आने पर भी हम 6 शेष का त्याग करते हैं, केवल 6 दिन का ही ग्रहण करते हैं। और चांद्र दिन की संख्या में 6 दिन की संख्या घटाकर सावन दिन बनाते हैं। वहाँ 6 शेष नहीं घटाते हैं, क्योंकि 6 शेष तो पहले ही घटा हुआ है। तो इस दृष्टि से अधिक मास दुनक 6 शेष तो द्युघटिका अधिक मात्र न गृह्यते, इस बात की उत्पत्ति होती है। यह 6 शेष और अधिशेष है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अधिशेष बढ़ते बढ़ते अधिदिन होता है, और अधिदिन बढ़ते बढ़ते अधिमास हो जाता है। लेकिन 6 शेष बढ़ते बढ़ते 6 दिन तो होता है, लेकिन 6 दिन बढ़ते बढ़ते 6 मास नहीं होता है। जैसे सिद्धांत निश्चित रूप से है कि सावयव 32 मासों के बाद, सावयव 32 चांद्रमासों के बाद एक अधिमास हो जाता है, वैसे ही इसमें 6 मास नहीं होता। 6 मास के लिए भास्कराचार्य ने कहा कि कुवेदेन्दु वर्षे ही क्वचित गोकुभिश्च, कभी 19 वर्ष पर और कभी 141 वर्ष पर होने की संभावना है। उसमें यह 6 दिन बढ़ते बढ़ते 6 मास नहीं होता है,
इसको समझना है। अधिशेष बढ़ते बढ़ते अधिदिन होता है, अधिदिन बढ़ते बढ़ते अधिमास होता है, लेकिन क्षय शेष बढ़ते बढ़ते 6 दिन तो होता है, 6 दिन बढ़ते बढ़ते 6 मास नहीं होता है। अब इसके बाद फिर इसे क्लोज करते हैं और फिर से कनेक्ट होंगे, तुला लग्न की बात करेंगे।